दोस्तों नमस्कार, कौसाम्बी टीचर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की ये क्लास हिंदी पेडागाजी की 15वीं क्लास है। यदि आप इसके पहले की क्लासेस ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारी क्लासेस देख लें, ताकि आगे के प्रश्नों को हल करने में आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी गई है। जैसे जैसे क्लासेस चलेंगी प्लेलिस्ट में हम ऐड करते जाएंगे, ताकि यदि किसी दिन की क्लास आप ना देख पाएँ तो प्लेलिस्ट में जाकर उस दिन की क्लासेस देख लें। तो दोस्तों आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारा है वो है 23 क्वेश्चन से 22 क्वेश्चन तक हम पिछली क्लास में बातें कर चुके हैं। तो आज हम 23 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 23 क्वेश्चन कहा क्या रहा है दोस्तों, जो हिंदी पेडागाजी का है वो कह रहा है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। यानी ये क्वेश्चन कहने का मतलब है, यदि आप प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको किन बिंदुओं पर अधिक विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल करेंगे या हों, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों, या उपदेशात्मक पाठ शामिल हों, या फिर कहानी अधिक से अधिक शामिल हों। यदि आप प्राथमिक स्तर पर जो है पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कर रहे हैं तो आपको किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो यदि आप दोस्तों प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली जो ज़रूरत होती है वो ये ध्यान देना है कि हिंदी भाषा के जो वैविध्यपूर्ण रूप होता है उसको शामिल किया गया है या नहीं। यानी विविधता और विभिन्नता जो होती है, जो हिंदी भाषा में सारे चीज़ों को समाहित किया गया है छोटे छोटे चैप्टरों में कि नहीं। तो यही चीज़ हमको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यदि हम लोग पाठ्य पुस्तक जो निर्माण कर रहे हैं प्राथमिक स्तर के लिए तो उसमें क्या चीज़ कौन सी बातें ज़रूरी होती है, वो बातें ये ज़रूरी होती है कि हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण शामिल हैं कि नहीं। तो 23 का हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके इसमें जो रचनाएं होती हैं वो छोटे बच्चों के लिए हानिकारक होती हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, ये भी बात गलत है। छोटे बच्चे हैं उनको उपदेश देने के लिए कोई औचित्य नहीं रहता है। कहानी अधिक से अधिक, जब पूरी कहानी आप शामिल कर देंगे तो बच्चे जो है उनको पढ़ने का मेन उद्देश्य होता है वो गायब हो जाएगा, तो इसलिए ये भी गलत है। हाँ, कहानी उपयोगी होती है, लेकिन कभी कभी कहानी उपयोगी होती है जब बच्चे ऊबने लगते हैं, तो ये भी बात गलत है। ये क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किन बिंदु पर विशेष देंगे। यानी पाठ्य पुस्तक का आप निर्माण कर रहे हैं तो मेन आपका उद्देश्य क्या होगा, तो मेन उद्देश्य होगा हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हैं या नहीं। तो 23 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। उसके बाद 24 क्वेश्चन कह रहा है भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, या सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है भाषा की पाठ्य पुस्तक में, जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है वो है, पहला आकर्षक चित्र, या पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, या अभ्यासों की बहुलता, या फिर कागज़ की गुणवत्ता। यानी भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, कागज़ की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या अभ्यासों की बहुलता महत्वपूर्ण गुण निभाता है, या फिर पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन करना चाहिए, या फिर आकर्षक चित्र बनाने चाहिए। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है, तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है कि पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन किया गया है या नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि भाषा की यदि पाठ्य पुस्तक यदि आप निर्माण कर रहे हैं तो आप उसके उद्देश्य, यानी जिस उद्देश्य के लिए वो पुस्तक का निर्माण किया जा रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति उस बुक के माध्यम से बच्चों को हो पाएगी या नहीं, ये चीज़ जो होता है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है कि पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन किया गया है अथवा नहीं। तो यही हमारा मेन महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, महत्वपूर्ण पक्ष होता है। तो 24 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर हिंदी की भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। क्या, प्राथमिक स्तर पर यानी छोटे बच्चों को प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी छोटे बच्चों की जब पुस्तक का निर्माण किया गया है और उसमें क्या चीज़ शामिल है और किस चीज़ को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाओं को आप महत्वपूर्ण मानते हैं, या फिर बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं, या फिर नैतिक मूल्यों वाली कहानियों को महत्वपूर्ण मानते हैं, या फिर बहुतायत दिए गए अभ्यास को महत्वपूर्ण मानते हैं।
तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? आप शिक्षकों के लिए, सभी आप शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए ये बातें बोली गई हैं कि आप प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? तो आप लोग जो है हिंदी भाषा के विविध रूप देने वाली रचनाओं को सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे। दोस्तों हम 2-3 बार क्वेश्चन को इसलिए पढ़ने लगते हैं ताकि आप हमारे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको क्वेश्चन समझ में भी आ जाए और आप तब तक में 2-3 जो ऑप्शन दिए गए इनको धीरे धीरे पढ़कर आप आंसर देने की कोशिश करें। इसीलिए हम 1-2 बार क्वेश्चन को दोबारा जानबूझकर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तब तक में आप आंसर अपने मन में निकाल सकते हैं। तो इसमें कहा गया है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो जो प्राथमिक स्तर पर जो हिंदी भाषा का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाओं को शामिल करेंगे, या बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाओं को शामिल करेंगे, या नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताओं को शामिल करेंगे, या बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य को शामिल करेंगे। तो 25 का हमारा जो ऑप्शन पहला दिया गया है सबसे अच्छा, सबसे उपयुक्त ऑप्शन है क्या? हिंदी भाषा के विविध रूप देने वाली रचनाओं को हम क्या करेंगे? सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। ये विविधता, विभिन्नता, ये जहाँ आ जाता है 100% वो टैग वर्ड के हिसाब से, ट्रिक के हिसाब से भी 100% राइट आंसर होता है। तो 25 में हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 26वां क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? ये कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में, यानी जब छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आपको भाषा सिखाना है, तो भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन, इक्विपमेंट, संसाधन जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भाषा सिखाने के लिए कौन सा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन दिया है बाल साहित्य, तीसरा ऑप्शन दिया है समाचार पत्र, चौथा ऑप्शन दिया है टेलीविज़न। तो प्राथमिक स्तर पर जो भाषा आपको सिखाना है, जो संसाधन सबसे महत्वपूर्ण होता है वो है बाल साहित्य। बाल साहित्य के छोटी छोटी बुक्स को आप बच्चों को पढ़वाएंगे या खुद पढ़ा के आप उनको बताएंगे, तो ये क्या होता है? भाषा सीखने में सर्वाधिक उपयुक्त या महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। क्या? बाल साहित्य। इसमें चटकीले और उनके बालकों के जो मनपसंद चित्र होते हैं वो भी बनाए जाते हैं और छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बालकों को परिचित कराया जाता है। तो ये जो है भाषा सिखाने में, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने में जो संसाधन होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो 26 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 27 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? क्या? प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण, यानी प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, आप उनके लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना चाह रहे हैं, आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानेंगे? यानी किस चीज़ को या किस टॉपिक को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप मानेंगे? पहला दिया गया भाषा के विविध गद्य साहित्य को, या प्रसिद्ध लेखकों को, या प्रसिद्ध रचनाओं को, या फिर भाषा की विभिन्न रंगतों को। तो किसको आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? छोटे बच्चों को प्रश्न पत्र या पाठ्य पुस्तक निर्माण के लिए। तो 27 का जो हमारा चौथा ऑप्शन दिया गया, भाषा की विभिन्न रंगतों को आप महत्वपूर्ण मानेंगे। यानी भाषा की विभिन्न रंगतें, यानी छोटे बच्चे हैं इनको कैसी कैसी भाषा का प्रयोग किया जाए ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या मानेंगे? तो भाषा की विभिन्न रंगतों को सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। विविध गद्य साहित्य, ये गलत बात होती है। गद्य साहित्य जो होता है वो छोटे बच्चों के लिए नहीं होता है। प्रसिद्ध लेखक को भी छोटे बच्चे से क्या लेना देना, उनको छोटी छोटी कहानियों से लेना देना होता है। जो प्रसिद्ध लेखक होते हैं वो बड़े बच्चों के लिए होता है, जूनियर या फिर हाई स्कूल लेवल पे। प्रसिद्ध रचना से भी बालकों को, छोटे बच्चों को कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। तो भाषा के विभिन्न रंगतों को क्या सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? क्या आप पुस्तक का जब निर्माण कर रहे हैं तो भाषा के विभिन्न रंगतों को आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देंगे, जिससे वो बालक बहुत अच्छे तरीके से सुनते और समझते तथा पढ़ते हैं। तो 27 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 28 क्वेश्चन कह रहा है भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? यानी भाषा यदि आपको सीखना है या बच्चों को सिखाना है तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? तो भाषा सीखने सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण होता है वो पहला ऑप्शन दिया गया है, संचार माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए, या अभिभावकों का साक्षर होना जरूरी होता है, या भाग शिक्षक का भाषा ज्ञान जरूरी होता है, या फिर भाषा का समृद्ध भाषिक परिवेश जरूरी होता है।
भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? तो भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है ना तो संचार माध्यमों का प्रयोग करना होता है, ना अभिभावकों को कहाँ साक्षर बनाया जाता है, तो ये भी बात गलत है। भाग शिक्षक का भाषा ज्ञान, ये भी गलत बात है। तो ये एक बात हो गया राइट हमारा। भाषा का समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध करवाया जाता है बच्चों को। क्या भाषा सीखने सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? भाषा सीखने सिखाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, भाषा का जो समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध करवाया जाए। इससे बालक जो होते हैं बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। और हम आपको बताए थे समृद्ध भाषिक परिवेश एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है और ये जहाँ रहता है हिंदी भाषा शिक्षण में बहुत 100% वो ऑप्शन राइट होता है। तो 28वें का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 29वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्माण करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। तो क्या है, इसको हम अगले में देते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, इसमें थोड़ा सा ब्लर है दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। परखने, जूझने, तदास्मय, जानने, परखने जुड़ने तदास्मक, या जानने, जूझने या फिर जुड़ने। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन। क्या 29 था ये क्वेश्चन, 30 तो यहाँ है तो 29 था, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन में क्या है? जानने, जूझने और जुड़ने। तो हमारा ये 29 का चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 30 क्वेश्चन कह रहा है, एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का अर्थ क्या है या अर्थ है? तो पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का अर्थ क्या होता है? पहला, पाठन सामग्री में है क्या यह जानना, यानी पाठन सामग्री में क्या है यह जानना, या पठन में रुचि उत्पन्न करना, या विशिष्ट सूचना ढूंढना, या फिर पठन सामग्री की प्रामाणिकता की जांच करना। तो इसमें 30वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ होता है, यानी बारीकी से पढ़ने का मतलब क्या होता है? तो बारीकी से पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप पठन सामग्री की प्रामाणिकता की जांच करना होता है। तो जब बारीकी से पढ़ेंगे तो इसका मतलब है बड़े बच्चे या शिक्षक पढ़ेंगे उसको, तो जब शिक्षक पढ़ेंगे तो पठन सामग्री की प्रामाणिकता, ये कौन सा बच्चों के लिए उपयुक्त है, कौन सा चैप्टर अनुपयुक्त है, ये प्रामाणिकता की जांच करने के लिए जो क्या किया जाता है? बारीकी पठन किया जाता है। तो ये हमारा 30वें का चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता है? तो क्या नहीं करता है, इसके बारे में हमको पता लगाना है। पहला ऑप्शन दिया है दीवारों पर कहानियों के चार्ट लगाना। दूसरा ऑप्शन दिया कक्षा में पठन कोना सृजित करना। तीसरा ऑप्शन कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना। चौथा ऑप्शन दिया कक्षा में खिलौने का कोना बनाना। तो कौन क्या है? समृद्ध भाषिक परिवेश में के निर्माण में सहायता नहीं करता, यानी नेगेटिव इसमें छांटना है। तो जब देखिए दोस्तों, जब आप बच्चों को चार्ट बनवाएंगे, दीवारों पर कहानियों के चार्ट लगवाएंगे, तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से उस चार्ट को देखेंगे और अवलोकन करेंगे। तो ये बात हमारा सही है। तो उसके बाद कक्षा में पठन कोना सृजित करना, ये भी बात सही है। कक्षा में आप क्लासरूम में पठन कोना, यानी बच्चों को कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इस चीज़ का जो आप ये सिलेबस सृजित करेंगे या बच्चों को अच्छे तरीके से समझाएंगे, तो ये भी बात हमारी सही होती है। फिर कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना चाहिए, ये भी बात सही होती है। लेकिन ये कहा गया है कक्षा में खिलौने का कोना बनाना, ये बात गलत होती है। ये क्या है? ये जो परिवेश निर्माण का ये सहायता नहीं करता है। तो ये 31 का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी ये नहीं कह रहा है इसीलिए ये राइट हुआ है, नहीं बाकी तो ये रॉन्ग है। लेकिन ये नहीं कह रहा है यानी नेगेटिव छांटने के लिए बोल रहा है, तो हमारा यही ऑप्शन सही होगा। बाकी ये दीवारों पर कहानियों का चार्ट लगवाना ये सही बात होती है। कक्षा में पठन कोना सृजित करना ये भी बात सही होती है। कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना, हम बोले थे अभी पिछले क्वेश्चन में बोले थे कि रचनाएं बच्चों के लिए हानिकारक होता है, लेकिन ये इसमें कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना चाहिए। जो बच्चे जो रचनाएं किए हैं अपने से या कुछ माध्यम से टीएलएम बनाए हैं, वो रचनाएं को प्रदर्शित करना भी एक आवश्यक कार्य होता है। क्या समृद्ध भाषिक परिवेश निर्माण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 100% राइट है। जो चौथा ऑप्शन है यही हमारा रॉन्ग है और क्वेश्चन के हिसाब से यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 31 का चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद कक्षा में दिए गए कार्य, यानी 32 क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत कुछ
व्याकरणिक त्रुटियों के साथ क्या लिखता वाक्य लिखता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है। क्या इसमें कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ, यानी गीत बालक का किसी का नाम है, व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है। तो इसमें कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है गलतियों का बाल पेन से घेरा बनाकर उसके ऊपर सही रूप लिखना, या गलतियों का घेरा बनाकर बच्चे को उसे सही करने के लिए कहना, या गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना, या बच्चों को प्रत्येक गलती की 5 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहना। तो ये कौन सा होगा, क्या कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत व्याकरणिक त्रुटियों के साथ, क्या किसकी त्रुटियों के साथ, व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है। तो कौन सी प्रक्रिया जो है शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन देखिए गलतियों को रेखांकित करना, जैसे हम ये अंडरलाइन कर रहे हैं उसी प्रकार गलतियों को रेखांकित करना तथा गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना। यानी इसका कहने का मतलब है जहाँ बच्चा, बालक या बालिका गलती की है उस भाग को ये जैसे हम अंडरलाइन कर रहे हैं उस प्रकार रेखांकित कर दें और गलती की प्रकृति लिखकर, यानी किस प्रकार की ये गलती है उसकी प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को सुधारने के लिए कहेंगे या प्रोत्साहित करेंगे या प्रेरणा देंगे। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। लेकिन क्या नहीं करेंगे आप, गलतियों को लाल पेन का ऐसा गोल घेरा आप नहीं लगा सकते, इससे बच्चे जो है डरने लगेंगे और उन्हें थोड़ा सा अंदर से उनको बेकार सा अच्छा नहीं लगेगा, तो वो पढ़ने में अरुचि पैदा हो जा सकती है उनको। तो लाल घेरा लाल पेन से नहीं लगाएंगे आप, तो ये बात गलत है। गलतियों का घेरा बनाकर बच्चों को उसे सही करने के लिए कहेंगे, ये भी बात गलत होती है। और ये नीचे जो कहा गया गलती की 5 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे, इसमें भी बच्चे बोर हो जाएंगे। लेकिन यदि आप गलतियों को रेखांकित करेंगे, ऐसे अंडरलाइन कर देंगे तथा गलती क्यों हुई है, किस प्रकार की गलती है, अगर उसका एक्सप्लेन कर देंगे, थोड़ा सा प्रकृति लिख देंगे, तो शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहेंगे, तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से वो सुधारने का जो है प्रयास करेंगे। तो हमारा 32 का तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 33 कह रहा है आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री के लिए स्वरूप को अपनाना चाहेंगे, यानी आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री के किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे। क्या आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री के किस रूप को अपनाना चाहेंगे, यानी शिक्षक को आप अध्यापिकाओं के बारे में ये बोला गया है। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं मूर्त, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक, उसके बाद अमूर्त, विवरणात्मक या विश्लेषणात्मक, फिर तीसरा है मूर्त, विवरणात्मक और अवधारणात्मक, या फिर अमूर्त और अवधारणात्मक या अवधारणात्मक। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो 33 में जो पहला ऑप्शन दिया गया है मूर्त, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक रूप से आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री को किस स्वरूप में अपनाना चाहेंगे। तो मूर्त, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक रूप में हम शिक्षक के रूप में क्या करेंगे, पाठ्य सामग्री को अपनाना चाहेंगे। तो 33 का जो हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 34 क्या कह रहा है दोस्तों, 34 कह रहा है किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य है, यानी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य होता है। पहला दिए गए शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित सामग्री, या दूसरा मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिनमें आप सहज रूप से क्या करें, थोड़ा सा कटा हुआ है, सहज रूप से प्रयत्न करें। तो ये दोनों आप हमको दिए गए हैं, इसमें हमको आंसर छांटना है। तो आगे देखते हैं, ये 2 और दिए गए हैं। भाषा में अधिकार रखने वालों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री या पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा दूसरी भाषाओं के से अनुवाद। तो इसमें कह रहा था दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा था किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य होता है, यानी वो जो पाठ्य सामग्री है, पाठ्य पुस्तक है, उसकी प्रामाणिकता से तात्पर्य क्या होता है, यानी उसका मतलब क्या होता है, कि वो प्रामाणिकता से आशय क्या होता है। तो प्रामाणिकता से आशय होता है कि शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए
पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित सामग्री, यानी इसका कहने का मतलब है यदि आप पाठ्य पुस्तक की प्रामाणिकता की जांच करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप किस बात पर ध्यान देंगे? तो सबसे पहले क्या ध्यान देंगे? शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में, यानी किस स्तर के बच्चे हैं, यानी 2 क्लास के हैं तो उस स्तर की शिक्षण सामग्री का निर्माण करेंगे, या 4th 5 में है तो उस स्तर की शिक्षण सामग्री का स्तर को ध्यान में रखते हुए, यानी उनके माइंड को, उनके दिमाग को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित सामग्री को सबसे ज़्यादा प्रामाणिकता की जांच करने में ध्यान देना चाहिए। तो 34 का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 35 क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक पाठ्य पुस्तक से, क्या शिक्षिका जो है, एक अध्यापिका है, पाठ्य पुस्तक से एक लड़की के बारे में कहानी सुना रही है जो एक चिड़िया की देखभाल करती है। यानी एक शिक्षिका हैं, वो पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो क्लासरूम में लड़की के बारे में कहानी सुना रही हैं कि एक चिड़िया की देखभाल करती है और उसे दाना खिलाती है। अचानक से एक लड़का जो है, अली नाम का है, खड़े होकर शिक्षिका को बताता है कि किस तरह उसने एक दिन पार्क में घायल पड़ी गिलहरी की रक्षा की। कहानी के प्रति अली की प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? यानी इसका कहने का मतलब है क्वेश्चन का दोस्तों कि एक शिक्षिका जो है वो क्लासरूम में एक लड़की के बारे में कुछ कहानी बता रही थी कि एक जो चिड़िया की देखभाल करती है, क्या एक बच्ची जो है चिड़िया की देखभाल करती है, एक चिड़िया की देखभाल करती है और उसे दाना खिलाती। अचानक से क्या करता है, एक लड़का अली खड़े होकर शिक्षिका को बताता है कि किस तरह उसने एक दिन पार्क में घायल पड़ी गिलहरी की रक्षा की। कहानी के प्रति, यानी उस कहानी के प्रति जो है अली की प्रतिक्रिया के किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना। दूसरा दिया गया शिक्षिका के बीच में रोकना या फिर बोलने का अवसर मिलना तथा यह दिखाना कि वह कक्षा में सक्रिय है या फिर उसकी कक्षा में ध्यान खींचने की प्रवृत्ति है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट, सबसे ज़्यादा उपयुक्त ऑप्शन है हमारा जो दिया गया है पहला ऑप्शन। पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभवों से जोड़कर वो अली नाम का बालक बता रहा है कि उसने किस प्रकार एक पार्क में घायल गिलहरी की रक्षा की थी। तो ये हो जाएगा पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़कर वो बच्चा उस कहानी के माध्यम से अपना स्वयं का अनुभव बता रहा है। तो 35 का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 36 क्या कह रहा है, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं, यानी बच्चों को शब्दावली सिखाने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? पहला ऑप्शन दिया है कहानियों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा दोहराव ड्रिल का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा दिया है लिखित अभ्यास का प्रयोग करना चाहिए। चौथा दिया है पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करना चाहिए। तो 36 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो दिया गया है हमारे ऑप्शन नंबर 2 में। क्या दिया है? दोहराव ड्रिल का प्रयोग करना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सिखाने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? तो दोहराव ड्रिल का प्रयोग करना चाहिए। इसके माध्यम से बच्चा अच्छे तरीके से सीखेगा। तो 36 का दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 37 प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य सहायता करता है क्योंकि, यानी किस कारण से बाल साहित्य सहायता करता है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने में? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करना चाहता है, या वह बच्चों के लिए है, या वह सरल होता है, या वह रंगीन चित्रों वाला होता है। तो क्या होता है? यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य सहायता करता है क्योंकि, तो बाल साहित्य सहायता करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, यानी भाषा के विभिन्न छटाएँ प्रस्तुत करता है, भाषा की विविधता को प्रदर्शित करता है। इसीलिए बाल साहित्य जो होता है छोटे बच्चों को भाषा सिखाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 37वें का हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 100% राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज यहीं तक करते हैं। अगला इसके अगला वाला चैप्टर है उपचारात्मक शिक्षण, जो हम कल के वीडियो में लेके आएंगे। इसमें भाषा दोष,
निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण और तमाम शिक्षण विधियों का प्रयोग, उच्चारण दोष जो होता है इसके बारे में है। तो इसको हम कल के वीडियो में लेके आएंगे। तो दोस्तों आज हम यहीं तक करते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उन लोगों को भी अच्छा सीटेट में अच्छा नंबर आ सके। दोस्तों यहीं तक करते हैं। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।